स्वागत स्वागत स्वागत, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम में। राजस्थान परिषद बेंगलोर की एक अग्रगण्य संस्था है, एक अग्रगण्य सामाजिक संस्था है जो पिछले 45 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और सामाजिक जुड़ाव के क्षेत्र में महनीय कार्य करती आई है। और इसी सामाजिक जुड़ाव की पहल को आगे ले जाते हुए हम एक अनूठा और अद्भुत कार्यक्रम लेके आए हैं, एक लीग से हटकर कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है मीट द आइकॉन। इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम के तहत हम रूबरू होते हैं उन शख्सियत से, उन महानुभावों से, उन गणमान्य व्यक्तियों से जिन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की है, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, व्यापारिक जीवन हो, जिन्होंने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है और आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जिस मुकाम पर पहुंचकर वो दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन के बारे में बताएं, आप अपने जीवन शैली के बारे में बताएं, ताकि जो देख रहे हैं दर्शकगण, वो दर्शकगण भी आपसे प्रभावित हो पाए और आपसे कुछ सीख पाए, आपका अनुसरण कर पाए। और आज इसी कड़ी में हमारे सामने मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत, हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, एक मशहूर समाज सेवी हैं, एक सफल व्यापारी हैं, एक लेखक हैं, एक विचारक हैं और वो हैं श्री राजेश जी चावत। श्री राजेश जी, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके साथ हैं उनकी अर्धांगिनी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ममता जी चावत। एक बार जोरदार से तालियां हो जाए इनके लिए। और मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं राजस्थान परिषद के अध्यक्ष श्री कमलजी तातेड़, राजस्थान परिषद के कोषाध्यक्ष श्री राजेश जी सेठिया, मैं विनय बैद, इस प्रोग्राम का वाइस चेयरमैन, और मेरे साथ मौजूद हैं पूजा जी। यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं उनको तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आज के हमारे आइकॉन के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। तो पूजा जी, हाँ, शुरू किया जाए इंटरव्यू? यस, शुरू करते हैं। और आपका जो ये वीडियो है सोशल मीडिया पे जाएगा और बहुत सारे यूथ और बड़े लोगों को इंस्पायर करेगा। तो इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी सोच राजस्थान परिषद के ऊपर आपकी क्या सोच है? राजस्थान परिषद खुद एक ऐसा नाम है जिसमें अपने राजस्थान की जो धरा है उसकी माटी की खुशबू हर आदमी के दिल में पहुंचता है। और ये जो परिषद जो नाम जुड़ा हुआ है वो स्वयं एकता का प्रतीक है कि हम राजस्थानी वासी जो वहाँ से आए हैं यहाँ पर आकर हम मिलकर किस तरह से प्रगति कर रहे हैं, चाहे हम आर्थिक रूप से हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे विचार के रूप से हो। तो इस परिषद ने कई लोगों को सींचा है, संवारा है और कई अनेक आइकॉन तैयार किए हैं। और एक आपका जो बीड़ा लिया है मीट द आइकॉन, चाहे मैं आइकॉन हूँ या नहीं हूँ, लेकिन यहाँ बैठने के बाद जो फीलिंग आती है आइकॉन की वो मैं बताना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये सोचा कि मैं आइकॉन हूँ, तो मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजेश जी, आप निश्चित तौर पर हमारे सबके आइकॉन हैं। ये विभिन्न संस्थाओं से यहाँ जुड़े हुए हैं, चाहे वो तेरापंथी योग परिषद हो, अखिल भारतीय तेरापंथी योग परिषद हो, राजस्थान मित्र मंडल हो या मानवता हो। इन संस्थाओं में इनका योगदान एक योगों तक याद रखा जाएगा। तेरापंथी योग परिषद विजयनगर के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी आभा तयूब अखिल भारतीय तेरापंथी योग परिषद में भी ये कई पदों को सुशोभित कर चुके हैं। और इनकी जो मिट्टी है उस मिट्टी के प्रति भी इनका लगाव है। ये राजस्थान के भीम गांव से आते हैं और आज भी अपने गांव के विकास को लेकर, उत्थान को लेकर ये हमेशा हमेशा तत्पर रहते हैं। तो राजेश जी, आपका हार्दिक एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। शुरू करूंगी बचपन से। मैं जानना चाहती हूँ कि बचपन में आपका स्वभाव कैसा था, आपका पैशन क्या था बचपन में, और आपका एक ऐसा यादगार पल जो आज हम सबके बीच आप शेयर करना चाहोगे। देखिए, कहते हैं बचपन में माँ पालते हैं, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा। तो मेरे जीवन में अगर जो संघर्ष शुरू हुआ है तो मेरे माँ की वजह से हुआ है।
हालांकि मेरा परिवार इतना सशक्त था कि मुझे किसी का याद नहीं आया, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में थे और जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से मेरे काका काकी जो परिवार मेरे साथ थे उन्होंने कभी एहसास कराया नहीं कि मैं अकेला हूँ। तो बचपन कुल मिला के ग्राफ की तरह है, ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे, तो ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे जा रहा था, लेकिन आत्म मनोबल बहुत काफ़ी मजबूत था। और मैं उस टाइम परिवार के साथ जुड़कर, चाहे शैक्षणिक हो तो मेरा अच्छा पढ़ाई में भी अच्छा मन था और 10th में और 12th में अच्छे नंबर आए। और बीकॉम मैंने एक आधे दौर तक किया है, मतलब पूरा कर नहीं पाया क्योंकि वहाँ से मेरा शादी का टाइम आ चुका था 20 साल तक। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बचपन का कुल मिलाकर ऑल वाज वेल, परफेक्ट, इट वाज वंडरफुल। मैं एक बात पे गौर करूँगी, आपने कहा कि आपकी संघर्ष के कारण आपने बोला ऐसे था कि मेरे फादर जब मैं 9 महीने का था तब वो एक्सपायर्ड हो गए थे, क्योंकि एक पिता का नहीं होना, फिर एक बच्चा आगे बढ़ना, लेकिन कभी एहसास नहीं हुआ क्योंकि ये एक ऐसा दौर था कि जॉइंट फैमिली होने की वजह से कोई चीज़ की कमी नहीं थी। परिवार हर समय मेरे साथ था और उस परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं स्वयं को भाग्यशाली पुण्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला और मैं तहे दिल से आभार ज्ञापित करना चाहूँगी क्योंकि पूरा परिवार जब तक मेरी आयु 20 तक ना हो तब तक मेरे साथ थे। मुझे एक स्टेबल मैन बना के उन्होंने आगे बढ़ाया। तो मैं पुनः उस परिवार को, मेरी माँ एक आइकॉन मैं मानता हूँ आज भी, वो आइकॉन मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने 3 मास कमेंट किया है, 2 वर्षी तप किया है। उन्होंने आध्यात्मिक रूप से मुझे बहुत मजबूत मनोबल दिया है। हर पल उन्होंने एक ही कहा, बेटा जीवन में कुछ करना है और जीवन दूसरे के लिए जीने के लिए सीखो, अपने लिए तो कोई भी जीता है। तो जब तक आप दूसरों के लिए नहीं जियोगे तब तक आपका वैल्यू कुछ नहीं है। तो वो उनका सीख मुझे हर पल याद आता है। और आखिरी सांस जब उनका जा रहा था, मतलब 13 जनवरी 2018, तभी भी उनका चेहरे पे मुस्कान था और उन्होंने एक ही कहा, भले मैं रहूं या ना रहूं लेकिन तुम अपनी कारवां बढ़ाते रहे। तो उनका मैसेज मेरे पास है, भले वो फिजिकली शी इज़ नॉट हियर बट मेंटली एंड इमोशनली शी इज़ ऑलवेज विद मी। सो शी इज़ ग्रेट लेडी एंड शी इज़ माई इंस्पायर एंड एवरीथिंग टू मी। क्या बात है, क्या बात है। जब इतना अच्छा परिवार हो, जिंदगी में इतना अच्छा सपोर्ट हो, तो बस दुनिया में सब कुछ है हमारे पास। मैं ये पूछना चाहती हूँ, बचपन से आपका पैशन क्या था और क्या वो पैशन अभी तक फॉलो कर रहे हो आप? बचपन में मेरे एक पैशन नहीं था, अनेक पैशन थे। मैं अच्छा सिंगिंग करता हूँ, डांसिंग करता हूँ, अच्छा लिखता हूँ, पेंटिंग मेरी अच्छी है। तो ऐसा एक फील्ड ही मैं नहीं देख पाता हूँ कि मेरा कोई एक फील्ड में मैं स्टेबल हूँ। चाहे कोई भी कंपटीशन हो, चाहे किसी का नाम ना हो या ना हो, मेरा नाम तो पहले रहता है। लोग डरते थे, हाँ राजेश आ गए करके। तो वो एक मैंने एटीट्यूड बना के रखा और मैं अच्छा वॉलीबॉल प्लेयर भी था और क्रिकेट भी मैं खेलता था। तो पैशन मेरा क्या है, मुझे हर चीज़ ट्राई करने की आदत रह गई। मैंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे, मैंने सोचा मैं करूँगा बस। मेरे अंदर एक मनोबल था कि कोई भी चीज़ है मैं एटलीस्ट ट्राई करूँगा, हारूंगा तो हारूंगा, लेकिन वो जो एक बात आती है, मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या तो सीखता हूँ। जितने बार मैंने हारा उतनी बार एक ही सोचा, मैंने सीखा है बस। ये मेरी एक अंदर की एक फीलिंग थी। तो तालियां मिले या गालियां मिले, मैं कोई उसका मोहताज नहीं था, लेकिन एक आत्मविश्वास अंदर से था कि मैं करूँगा। तो वो वाला मुझे यहाँ तक लेके आया। तो वही फीलिंग अब तक मेरे साथ था, तो मैं चल रहा हूँ उसके साथ। क्या बात है राजेश जी, मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि आपको फिल्मों का भी ऑफर आया था, क्या सही बात? 26 साल की उम्र थी और अच्छा थोड़ा दिखने में भी स्मार्ट था। तो अभी भी हो, स्मार्ट था और नहीं, अभी भी हो। उस टाइम मेरे एक कस्टमर ने कहा तुम्हें एक फिल्म में ट्राई करना चाहिए। तो मैंने सोचा भाई फिल्म में ट्राई करेंगे। पता नहीं वो मेरे शायद जीवन का यू टर्न हो गया। मैं और विमल जी साथ गए थे तो वहाँ पर क्या हुआ, हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन आपको बोलता है कि आप चलना है या नहीं चलना, कहाँ रुकना है। तो एक पड़ाव ऐसा है कि हमें रुकने का मन किया। कहीं ना कहीं ऐसे पिक्चर हमारे सामने आ रहा था कि कहीं गलत ना हो जाए।
तो हम वहाँ से यू टर्न करके सीधा धर्म संघ में जुड़े। तो वो यू टर्न मुझे आज भी याद है। वो क्षण हम सोचें कि भाई जो अगर भगवान चाहेगा तो कोई ना कोई क्षेत्र में हमको सफलता मिलेगी। तो वहाँ से यू टर्न किए और तेरापन धर्म संघ में जुड़े, तो वहाँ से अपनी सफलता आज आपके सामने ही है। तो एक बार जोरदार से ताली हो जाएगी। देखिए दर्शकों ने एक बहुत ही सीखने वाली बात है। इन्होंने कहा कि हार से भी कभी वो घबराए नहीं। जो व्यक्ति हार में खुशी ढूंढ लेता है और जो व्यक्ति हार से घबराता नहीं, हार से भी जो व्यक्ति सीख लेता है, वो व्यक्ति अंत में जाकर विजयी होता ही होता है। तो राजेश जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। वो ये है कि जैसे कि आपने कहा कि आपका बचपन बहुत ही धार्मिक माहौल में गुजरा, आपको जो संस्कार मिले वो आपकी माताजी से मिले, और पिता का ना होना ये भी एक बहुत बड़ी दुख की बात है। तो फिर आपने अपनी जीवन यात्रा कैसे शुरू की? जब व्यापार की ओर आप बढ़ रहे थे, क्या आपको संघर्षों का सामना करना पड़ा? और जब वो संघर्षों का आपने सामना किया तो वो कौन सा बल था, वो कौन सी शक्ति थी जिसने आपको आगे बढ़ाया? जैसे कि आपने कहा कि बचपन मेरा जो आध्यात्मिक तौर से चल रहा था, तो आध्यात्मिक जिसके पास हो जाता है उसके पास सारा खजाना आ जाता है। क्यों, जो आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन को देखता है उसके जीवन के देखने की नज़रें ऐसी हो जाती है कि उसे सारा चीज़ सरल लगने लग जाता है। क्योंकि हम सब मानते हैं हम सब आत्मा है, हम सब कर्मों से निमित्त है, और हर आत्मा का कर्म अपने साथ चलता है, अपना पुण्य अपना पाप अपने साथ चलता है। तो मेरे बिज़नेस जब चला तो मुझे तो बन बनाया बिज़नेस चालू मिल गया। परिवार ऐसा था कि सब कुछ रेडी टू ईट दिए, हालांकि हम उनके प्लेस करते गए, वो अलग बात है। लेकिन संघर्ष तो हर आदमी अपनी जगह पर अपने हिसाब से करता ही है, नहीं करता ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी जिसकी आमदनी जितनी भी हो वो सोचता है कि मैं नेक्स्ट स्टेज पे आगे बढ़ूँ। एक पर्वत चढ़ने के लिए हम योजना बनाते हैं 1000 बार, लेकिन जैसे जैसे चढ़ते अपनी योजना बदलती रहती है। तब अब जब चढ़ते हैं तभी मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये ऐसी सिलसिला है जिसमें हमें हर दिन की यात्रा है, हर दिन का सफ़र है, हर दिन का एक उतार चढ़ाव है। तो इसमें हमें ऐसा लग रहा कि यात्रा ही इतनी अच्छी थी। तो संघर्ष और यात्रा दोनों को पर्याय मैं एक ही समझता हूँ, आप इसको मान लीजिए। एक और सवाल कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना मार्गदर्शक मानते हैं, आप जब इस दौर से गुजर रहे थे, अपनी जीवन यात्रा तय कर रहे थे व्यापारिक जीवन में, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आप जाते थे सलाह के लिए, और जो आपके हर प्रश्नों का जवाब जिसके पास मिलता था या जिसका आप अनुसरण करते थे? बिजनेस से मेरे कोई मतलब, मैं काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता था और काफ़ी यूट्यूब्स वगैरह मेरे जीवन में देखने को मिला। और यहाँ पर मेरे पर्सनल लाइफ अगर मैं बोलूँ तो मेरे कुछ खास दोस्त हैं, जो जैसे महेंद्र जी टेबा है, जैसे राकेश जी दुदोड़िया है, कुछ दोस्त अपने आबादेव से भी है। तो अनेक दोस्त मिले अपने को, अपने परिवार में भी अपने ही एक सभी दोस्त जैसे ही है, क्योंकि हमें जब भी कोई राय लेना था तो उनसे ही बात करते थे। तो सीखते 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 जैसे काफ़ी चीज़ सीखने को, परिस्थिति आपको सिखा देती है। और मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ योगदान सीखने में मिलता ही है। ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं सिखाया, मुझे तो सीखने की आदत इतनी थी कि मैं हर चीज़ में सीखने की नज़रिए से देखता था। तो मैं प्रॉफिट सोचता था कि मुझे कैसे कहाँ से सीखना है। अभी आपसे भी सीख रहा हूँ, इनसे भी सीख रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ सीखने को मिलता है तो मैं अपने आप को अपनी झोली भी जाके बैठ जाता हूँ। बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी। एक बार जोरदार से तालियां हो जाएंगी। जो सबसे उम्दा बात कही इन्होंने कि परिस्थिति व्यक्ति का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अगर आपके पास सीखने की लगन है तो हर परिस्थिति से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और राजेश जी, कहीं ना कहीं वो जो सीखने की लगन है उसने आपको आपने उस लगन को शब्दों में तराशा, और क्या वही वजह है कि आप एक लेखक भी बने? आज आप एक लेखक हैं, आपकी किताब भी आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेरणा रही सीखने की? मैं लेखक तो नहीं था, लेकिन मुझे लिखने का शौक़ आ गया था। मैं कई दफ़ा अपने विचार को करेक्शन करने के चक्कर में मैं लिखता था,
मैं सोच रहा था कि अगर कोई आदमी मेंटली वीक हो जाए उसको स्ट्रेंथ कैसे दे, तो बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड करके मैंने सोचा था। मैंने काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर से सुनता था और उनकी जो मेन जो भी है मैं अपने ग्रैंड करके लिखता था। तो किसी एक ट्यूशन चला मेरे बलदीप कौर, उनका मेरा एक मोटिवेशनल क्लास चला था। उन्होंने कहा अगर कुछ भी करना है तो उसका एक टारगेट रखना है, अगर तुम लिख रहे हो तो उसका एक बुक आना चाहिए। तो तब से मैंने एक चिंतन किया अगर मैं कर ही रहा हूँ तो एक बुक के माध्यम से इसको मैं एडिशनल को मतलब लॉन्च करो। दर्शक तो ये जो विजडम नाम का बुक है, इसका जो मेन मोटो है द पावर विद इन यू, आपके अंदर की शक्ति। तो ये जो है जर्नी फ्रॉम रूट टू फ्रूट, हम कैसे हम नकारात्मकता से सकारात्मक हो सके। तो ये जो मैंने लगभग मेरे मदर के देहांत के बाद प्रतिदिन अपने आप को खुश रखने के लिए मैंने लिखा है, और जैसे जैसे लिखता गया मुझे मोटिवेशन मिलता गया और एक बुक के रूप आ गया और काफ़ी लोग इससे इंस्पायर हो रहे हैं। मैं एक बार साइकेट्रिस्ट के पास गया था तो उन्होंने ये बुक पढ़ा, उनका फ़ोन आया मुझे और 10 बुक चाहिए। मैंने कहा जब साइकेट्रिस्ट जैसे बड़े लोग भी इस बुक से प्रेरणा ले रहे तो ये बुक में कुछ ना कुछ रहेगा, क्योंकि ये बुक सिर्फ एक आदमी का निचोड़ नहीं है। काफ़ी लोग जितने भी टॉप मोस्ट वर्ल्ड के उनके सारे थॉट्स इसके अंदर मैंने समाहित किए। क्या बात। तो सारे थॉट्स इसके अंदर आ चुके हैं और हर आदमी का समस्या इसके अंदर सुलझ जाता है। मैं काफ़ी लोग जब भी कोई डिप्रेशन में हैं तो मैं मेरे पास जो PDF है तो मैं उनको शेयर कर देता हूँ ताकि उनको इंस्टेंट कुछ ना कुछ मिल जाए। सारा आदमी सोचता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे अंदर इतनी दुख क्यों है। तो मैंने इसमें लिखा वाई मी, नॉट आस्क वाई मी, ट्राई मी। भगवान से ये पूछो मुझे ट्राई करो, मेरे अंदर कितनी क्षमता है वो देखना है। मेरे एक इसमें इन्हें भी ऐसे लिखा है, पूरी पृथ्वी में 760 करोड़ की आबादी है, जिसमें अगर आप सोचेंगे तो 100 करोड़ आपसे बड़े रहेंगे, 660 करोड़ की आबादी आपसे नीचे रहेंगे। हम दुखी इसलिए होते हैं कि हम 100 करोड़ को बार बार देख रहे हैं, बस वही देख रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग कौन सी उसी वो देख रहे हैं। हमारी बिल्डिंग से छोटी बिल्डिंग कौन सी वो देख ही नहीं पा रहे। जिस दिन अपनी नज़र या छोटी बिल्डिंग या जो साइकिल पे जा रहे हैं वहाँ पर अपनी नज़र पड़ेगी, तब लगेगा कि हमें बहुत कुछ मिला है। सही बात है, बहुत सही बात है। एक बार जोरदार से ताली हो जाएगी। तो पूजा जी आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? पूछने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो बुक है वो 100% मैं आपसे लेने वाली हूँ। ये आपके लिए लेके आया था। क्या बात है, थैंक यू। और जैसे हमने आपसे सुना कि आपके परिवार का बहुत योगदान था, बहुत सपोर्ट था आपके साथ, तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ आप परिवार, समाज, अपना जो बिजनेस है उसके बीच में आपका तालमेल कैसे चलता है? विवेक बिंद्रा एक मेरे मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने कहा है व्यवसाय आत्मिका एकः कुरु नंदनम। जो भी प्रायोरिटी है वहाँ पर फोकस दो। लाइफ में डायरेक्शन और डिस्ट्रैक्शन दोनों साथ में चलते हैं। जब आपका डायरेक्शन पर फोकस रहेगा तो चाहे 1000 डिस्ट्रैक्शन आए आपको कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे आप बिजनेस में जा रहे हैं या आप समाज में जा रहे हैं, आपका फोकस कहाँ पर है, आपको क्या बनना है, आपका लक्ष्य क्या है। जब तक आप क्लियर नहीं रहेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे समाज में आना है तो मुझे एक लेवल पे आना है, मुझे कुछ पद के हिसाब से काम करना, मुझे बताना है कि मैं कर पाऊँगा। जब तक आप एक टारगेट लेके नहीं चलेंगे, चाहे समाज में हो, व्यापार में हो या अपने पर्सनल रिलेशन में हो, तो आप कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी चीज़ का टारगेट बनाना पड़ेगा ताकि आपकी बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। लगातार काम करना वो जीतेगा ऐसा नहीं। आजकल हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। जो स्मार्ट वर्क करता है 20-80 फार्मूला है, फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन डू बेस्ट, तो ऑटोमेटिक आपका बेस्ट चला जाएगा। तो ऐसा है, अगर आप बोलेंगे मछली पैर पे चढ़ेगा तो नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि उसकी वो वैल्यू नहीं है। दूसरी जो पक्षी है वो पेड़ पे चढ़ पाएगा। मेरे अंदर क्या पॉजिटिविटी है, स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। मेरी स्ट्रेंथ मैं अपने आप को चार्ट आउट कर देता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं उस पर फोकस करता हूँ। जो वीकनेस है ठीक है, मैं उस पर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, अपने पास है। लेकिन 99% आपके स्ट्रेंथ पर आप जितना ध्यान देंगे उतना आप ग्रो कर पाएंगे। तो हर आदमी से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, अपने चार्ट आउट बनाइए स्ट्रेंथ और वीकनेस का, और स्ट्रेंथ पर फोकस करिए और आप आगे बढ़िए। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं आपकी प्रायोरिटी फैमिली, समाज और बिजनेस के बीच में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? देखिए प्रायोरिटी में कभी मेरे को अगर बोलेंगे तो अभी यहाँ गाली पड़ेगी
मैंने कई बार लोगों को ये बोला, पहले दुकान फिर मकान फिर विज्ञान, तो मेरा उल्टा है। कभी विज्ञान पहले हो जाता है, कभी दुकान बाद में हो जाता है, कभी ऐसे ही मकान दुकान विज्ञान की बीच के अंदर, ये कभी प्रायोरिटी के हिसाब से आगे पीछे हो रहा है। किसी को मैं फर्स्ट और सेकंड में नहीं करवाता हूँ, लेकिन आज के हिसाब से आज विज्ञान है तो मैं पहले विज्ञान चला जाता हूँ, और दुकान जैसे कि आज पूरा ग्राहक है तो उस दिन दुकान, और जिस दिन कोई नहीं है घर में है तो घर पे रह जाते हैं। आपके साथ आपकी धर्मपत्नी श्रीमती ममता जी भी है, तो ममता जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज जो राजेश जी चावत हैं, जो व्यक्तित्व है राजेश जी चावत, उस व्यक्तित्व को बनाने में कहीं ना कहीं आपकी भी प्रेरणा रही हो, तो आपको आज कैसा महसूस होता है जब आज आप राजेश जी चावत का हर जगह नाम देखती हैं? व्हाट डू यू फील, कैसा महसूस होता है? वैसे तो बहुत अच्छा महसूस होता है। कोई भी वाइफ तो यही चाहिए कि पति का नाम सबसे आगे हो। कोई भी पत्नी नहीं चाहिए कि नीचे हो, कहने का मतलब हर चीज़ में वो चाहिए कि मेरा पति सबसे आगे हो, वही चाहती हूँ। और इन्होंने पूरा दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, भले समाज हो, मकान घर का हो या दुकान का हो, किसी का भी, पर टाइम सबसे ज़्यादा समाज को दिया है और फिर घर पे जाए और दुकान को तो लास्ट में दिया है। तो वो पर ऐसा नहीं है कि इससे मैं ये भी बोल रही हूँ, हाँ। अगर ऐसा है दुकान को देते तो दुकान में नंबर 1 होते हैं, क्या बात? घर के देते तो घर में होते हैं। हाँ। ऐसा समाज में दिया इन्होंने, 10 साल इन्होंने समाज में दिया है पूरा। ऐसा नहीं कि तन मन धन सबसे, ऐसा बोलते हो इन्होंने जैसे सब कुछ ऐसा है, वो तो समाज को भी पूरा टाइम दिया है, और जब हमें इनकी जरूरत थी तो हमें भी टाइम दिया है। क्या बात? और दुकान पे जब जरूरत थी तो दुकान में भी दिया, ऐसा कुछ भी नहीं दिया, हाँ। पर सबसे ज्यादा समाज में टाइम दिया इन्होंने। अच्छा, तो आज उसी के कारण से इनका नाम शायद पूरा ऑल इंडिया में है कि तो मुझे भी चलो फर्क होता है, चलो राजेश साहब की बीवी हूँ मैं। एक बार जोरदार से ताली हो जाए इनके लिए। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है यहाँ पे कि आपकी अगर बेटर हाफ आपको अंडरस्टैंड करती हो और आपको हर कार्य में सपोर्ट करती हो, तो कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपको रोक सके। और आज यहाँ पर एक उदाहरण है, श्रीमती ममता जी ने राजेश जी को फुल सपोर्ट दिया, और आज तभी राजेश जी आज हर जगह छाए हुए हैं। इनका 24/7 24 घंटे इनका सपोर्ट है, चाहे वो समाज में हो, परिवार में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो। तो एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पे बात हो रही है समाज की, धर्म संघ की। आप विभिन्न धर्म संघ की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, ये इन धर्म संघ की संस्थाओं से जुड़कर आपका अनुभव अब तक कैसा रहा? कहीं ना कहीं कुछ विरोध सहना पड़ा, कहीं ना कहीं कोई ऐसे क्षण आए कि आपके विचार से सामने वाला सहमत नहीं था, उस स्थिति को आपने कैसे हैंडल किया? देखिए, जब मैं धर्म संघ से प्रारंभ किया 1999, तब मैं शायद 17-19 साल का था। तब मैं सिंगर के रूप से आया था। मैं पहले गाने लगा था, तो तूफान जी मांडो तो हम सब मतलब गाने के लिए प्रारंभ हुआ थे। 2001 में शादी हो गई, फिर 2-3 साल मैंने गैप रखा था। 2004 में जब दिल्ली का संघ गया था, तो शायद कमल जी भी थे, सुशील जी चौरडिया भी थे, मुझे काफ़ी अच्छी स्मरण याद आ रहा है। उस टाइम मुझे धर्म संघ से लगा हुआ। विजयनगर में ताराचंद जी स्वामी आए थे, तब सुशील जी और हीरालाल जी जो भी है वो लीड कर रहे थे। मैं बस छोटा सा बच्चा देख रहा था कि मैं भी कभी एक कार्यकारिणी सदस्य बनूंगा या मेरा भी नंबर आएगा। कभी सोचा नहीं था कि कोई पद हासिल करूंगा, कुछ नहीं। बस एक बार मैंने 500 रुपया कुछ दे के मैंने फॉर्म भर दिया था। एक बार वहाँ पर जिनेश मुनि आए थे, तो मेरा भी मन हुआ, मैंने भी ज़ोरदार वक्तव्य बोल दिया था। तो वहाँ पर शायद कुछ लोग इम्प्रेस हो गए थे, और मुझे अगले साल जब सुशील जी अध्यक्ष बने थे, तब मुझे सह मंत्री, और आप वहाँ पर मंत्री थे, तो मैं सब 25 साल का था, तो मैं सह मंत्री बना था, और 26 साल के अंदर मैं तेरापंथ युग परिषद का अध्यक्ष बन गया था। ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी छोटी आयु है, और मेरे कार्यकारिणी में 44 में एज वाले थे। मेरे मंत्री निर्मल जी बर्डिया, उनकी एज उस टाइम 44 थी, लगभग सब बड़े थे, और उनके बीच मेरा तालमेल, छोटा सा बच्चा, सब लोग मुझे प्ले बॉय की तरह सोच रहे थे। और मैं वैसे तो दिखने में अलग, लेकिन अंदर से बहुत अलग हूँ। मेरा सोच ऐसा ही था कि मैं धर्म संघ की सेवा करूँ, क्योंकि हमारे परिवार के अंदर एक ही चिंतन था कि आपका जीवन जो है देव गुरु धर्म के लिए समर्पित होना चाहिए।
पैसा पद प्रतिष्ठा के पीछे मत भागो, देव गुरु धर्म के पीछे रहो, ताकि वो चीज़ तुम्हें आगे लेके जाएगी। अभी यात्रा तो चलती है, कभी अध्यक्ष बनते हैं, कभी वापस घर में रहते हैं। इसमें क्या होता है, मनमुटाव कभी कभी होता है, क्योंकि सहज है, संसार में है। और परिवार ऐसा है, ये भी अपना परिवार है, तेरापन भी अपना परिवार है। और मैं भाग्यशाली पुण्यशाली मानता हूँ कि तेरापन परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो मैं कभी इसको नेगेटिवली नहीं लिया। जो कुछ हुआ उससे मैं यही सोच रहा था, जो भी हो रहा अच्छे के लिए हो रहा है। कभी किसी के साथ वेर भी हो रहा तो भी पॉजिटिव ले रहा था, क्योंकि वो क्षणिक होता है। कोई भी चीज़ एक टाइम के लिए रहता है, लॉन्ग लाइफ नहीं रहता है। कुछ समय किसी के विचारधारा मिलते हैं, नहीं मिलते, लेकिन अगर आप सामने से चला के एक बार मिच्छामी दुक्कड़म कर लेते हैं, उसी दिन खमत कामना हो जाता है, फिर चालू हो जाता है। तो ये अपना धर्म संघ इतनी अच्छी व्यवस्था है, इसमें वेर वाली तो कोई बात ही नहीं। क्योंकि हम अपने अभी तक यही सीखा है कि ये जो जितना क्षमा यहाँ पर है वो कहीं पर नहीं है, हमको लंबा रखना नहीं है। और आप जितने नमो खमो, मैंने एक फार्मूला सोचा था, नमो खमो, आप नमन करते जाओ और क्षमा करते जाओ, और आपका भी कल्याण होगा, सामने वाले का भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। क्या बात, क्या जोरदार से तालियां हो जाए। एक और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो राजेश जी, आपने हमें बताया कि किस तरह आपका धार्मिक संस्थाओं की ओर जुड़ाव आगे बढ़ा। आपको बचपन में वही परिवेश मिला और उसी परिवेश और संस्कार की बदौलत आप धर्म की ओर आगे बढ़े और धार्मिक संस्थाओं की ओर आगे बढ़े। उनमें से प्रमुख हैं राजस्थान मित्र मंडल, वो भी एक सामाजिक संस्था है, बहुत ही नामचीन संस्था है। और फिर अगर मैं बात करूं तो तेरापंथ युवक परिषद, और जो तेरापंथ युवक परिषद की मातृ संस्था है अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का आपका सफर कैसे रहा और आप किन किन उपक्रमों से वहां पे जुड़े रहे, उसके बारे में जरा बताइए। 2008 में मैं अध्यक्ष बना था विजयनगर का। 8 और 9 का कार्यकाल चला। तो ऑल इंडिया में अपनी शैशव काल की परिषद थी, प्रथम सुशील जी के बाद में मेरा ही नंबर था। तो उस कार्यकाल में मर्यादा जी कोठारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने पूरे मतलब इंडिया लेवल पर अपने विजयनगर को संस्कार के क्षेत्र में विशिष्ट परिषद मिला। तो 340 परिषद है। 340 परिषद में पहले साल वाला ही परिषद विशिष्ट परिषद का हमें नवाजा गया था। तब उसी टाइम मुझे आबातेप में ऑफ़र आया था कि मुझे आबातेप में एज ए क्षेत्र सहयोगी के रूप में लिया गया। तब वहाँ के अध्यक्ष थे गौतम जी डागा। 2 कार्यकाल मेरा क्षेत्र सहयोग के रूप में गया, फिर दूसरे कार्यकाल में वापस क्षेत्र सहयोगी, क्योंकि उस टाइम संजय जी काटेड़ अध्यक्ष बने थे। जैसे मेरे 4 साल पूरे हो गए, मैंने काफ़ी कैलेंडर भी बनाए थे, नशा मुक्त के कैलेंडर और अपने 24 तीर्थंकर के चक्र, ये सारे बनाए थे। जब ये अपने अविनाश जी नाहर अध्यक्ष बने थे, तब मुझे लाडनू भवन निर्माण का दायित्व दिया गया था। लाडनू भवन निर्माण जो युवा संगम, लगभग 11,000 स्क्वायर फीट की वो जगह थी। इसका मैनेजमेंट, उसका मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो भी मैनेजमेंट था, इंटीरियर वगैरह, मुझे काम दिया। लगभग उस साल लगभग जितने बार भी राजस्थान गया था, मुझे पहली यात्रा लाडनू, बाद में मैं भीम जाता था। मुझे याद है, क्योंकि वो ऐसा क्षेत्र है वहाँ पर कोई चीज़ ईजी से नहीं जाता, मुझे डबल काम पड़ता था, लेकिन दायित्व लिया था। पहले एक दिन लाडनू रात रुक के फिर नेक्स्ट दिन मुझे भीम आना पड़ता था। तो लगभग वो का समापन हो गया। तब अभी भवन चल रहा है और वहाँ पर इनकम भी हो रही है, अच्छी इनकम हो रही है। उसके बाद BCG बालावत के नेतृत्व में मुझे ऑल इंडिया में जैन संस्कार विधि, जैन विद्या कार्यशाला का दायित्व दिया गया था। जीव अजीव पुस्तक आधार पर मुझे ऑल इंडिया में ये पाठ्यक्रम चला। उस टाइम अपने 25 बोल पर 13 बोल पहले साल चला, फिर बाद में 13 बोल चला। इससे क्या हुआ, संपूर्ण इंडिया में 25 बोल के बारे में जागृति आई। लोगों ने काफ़ी 7,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था ऑल इंडिया में। तो ये एक बड़ा उपलब्धि था, क्योंकि उससे पहले भी एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन संख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे हाईएस्ट था। तो ऑल इंडिया में 7,000 लोगों ने जैन विद्या में भाग लिया था। तो एक अपने आप में एक अचीवमेंट मैं बता सकता हूँ। अब जो जिस टाइम विमल जी अध्यक्ष बने कलकत्ता में, उन्होंने मुझे एक हॉस्टल प्रोजेक्ट डायलिसिस पर मुझे प्रभार दिया।
अब इस साल हमारे 3 हॉस्टल बन चुके हैं। क्या बात। पहले टॉलीगंज अपने कलकत्ता में, दूसरा इंदौर में, तीसरा अपने बेंगलोर में, विजयनगर में। टॉलीगंज अपने टॉलीगंज परिषद संभाल रही है और इंदौर परिषद, और ये जो बेंगलोर में बना है अपना आबातेब का खुद की जगह है, खुद इन्वेस्टमेंट करके जितने से अपने प्रायोजक लेके एक 5 करोड़ की जगह पर हम मतलब विजयनगर में है, जो नीचे अपना ATDC और ऊपर हॉस्टल का निर्माण हुआ है। हॉस्टल बनाने का सोच ऐसे आया जब आचार्य श्री तुलसी का शताब्दी वर्ष चल रहा था। हमारे आबातेब 1964 में इसका जन्म हुआ था अपने बीकानेर कोटी लाल कोटी में, और जब 50वीं शताब्दी वर्ष आया था, मतलब 50वीं स्वर्ण वर्ष आया था, तब चिंतन आया कि हम आबातेब इतने साल से काम कर रहे हैं लेकिन अपने पास स्थायी प्रवृत्ति कुछ नहीं है। तब चिंतन आया था कि हम ऐसी स्थायी प्रवृत्ति करें जो शिक्षा और चिकित्सा पर आधारित हो। शिक्षा के लिए हॉस्टल का चिंतन है और चिकित्सा के लिए अपने ATDC चल रहा है। तो ATDC हमारे ऑल इंडिया में 44 हो चुके हैं। अब जो हमारे हॉस्टल की बात जो 3 हो चुके इस साल, अपना एक ही चिंतन है कि अपने जो बच्चे दूर दरार, मतलब कई दिल्ली से आते हैं, कई कलकत्ता से आते हैं, दूर दरार से आते हैं, उनके माँ बाप में एक ही चिंतन है कि हमारे जो बच्चे दूर, मतलब बेंगलुरु जैसे हब है, एजुकेशन हब है, वहाँ पर जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, सही, कैसे प्रोटेक्शन रहेगा। तो एक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक हॉस्टल हमने बनाया। ये जो हॉस्टल है सिर्फ रहने के और खाने के हिसाब से नहीं है, हम संस्कार को पुष्ट करने के लिए भी ये हॉस्टल बनाया। क्योंकि मैं मुनिश्री से जब बात कर रहा था, उन्होंने एक ही कहा, ये हॉस्टल बनेगा, इसमें अपने पहले नमस्कार महामंत्र बच्चे प्रतिदिन जाप करेंगे, अपना विजय गीत जो लक्ष्य है ऊंचा हमारा, उसको हम एक प्रार्थना के रूप में लेने वाले हैं। साथ ही साथ एक नियम ऐसा है कि रात को 10 बजे के बाद कोई भी बच्चे मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। साथ ही साथ एवरी एंड ऑफ द मंथ एक मोटिवेशनल क्लास रखेंगे, जितने भी अपने CPS ट्रेनर हैं उनको वहाँ पर बुलाया जाएगा, और हर CPS ट्रेनर को वहाँ पर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये क्लास रखा गया है। तो इसको हम इस तरह से समाहित कर रहे हैं, अपने जो बच्चे चाहे तेरापंथी कहीं भी हो, वो इस हॉस्टल को घर समझे, इस घर को फील करे, और उनके माँ बाप इस तरह निश्चिंत हो जाए कि मेरा बच्चा मेरे पास ही है, मेरे दूसरे घर में है। क्या बात। तो ये हॉस्टल का एक प्रारूप है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, ये अपने 10 साल की मेरी पूरी यात्रा हो चुकी है आबातेब में। अभी ये 11वां साल, अगर मैं रहूँगा आगे बढ़ूंगा तो 11वां साल हो जाएगा। जरूर रहेंगे आप, जरूर रहेंगे। एक बार जोरदार से ताली हो जाए इनके लिए। एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लगी, इन्होंने अपने हॉस्टल के प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और ये भी बताया कि हॉस्टल न केवल 4 दीवारी होकर एक परिवर्तन की प्रयोगशाला है, जहाँ पे एक व्यक्ति का परिवर्तन भी होता है, न कि केवल वहाँ पे रहना है, बट वहाँ पे अपने आप में एक परिवर्तन भी लाना है। और मैं इनकी बात से पूर्ण तरह सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी आबातेब अखिल भारतीय तेरापंथी परिषद से जुड़ा हुआ हूँ एज ए CPS ट्रेनर। तो इन्होंने जैसे कहा कि एक वहाँ पे हम मोटिवेशनल सेशन भी रखेंगे, तो एक जोरदार से तालियां हो जाए इनके लिए। एक और बात आपसे जानना चाहूँगा राजेश जी, कि एक विशेष एक प्रश्न है, इसके पीछे एक विशेष लक्ष्य भी है। इस प्रश्न के पीछे आप एक भामाशाह भी हैं, आपका आर्थिक योगदान भी रहता है समस्त संस्थाओं में। तो ये जो भावना है, देने की जो भावना है, देने की जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति आपके मन में कहाँ से आई? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे बैठे जो तमाम युवक हैं, जो तमाम दर्शकगण हैं, जो अपने जीवन की यात्रा शुरू कर रहे हैं, व्यापारिक यात्रा शुरू कर रहे हैं, वो इनसे कुछ सीख पाए। राजेश जी, देखिए, भावना देने की लेने की है, तो ये कैसे आई करके आप पूछ रहे हैं। इस ज़िंदगी में उसी का नाम मतलब होता है जिन्होंने कुछ दिया है। नाम का मतलब चाहे आप मन से, विचार से, भावना से, आर्थिक से, चाहे कुछ भी हो, आप देने लगेंगे, रिटर्न आएगा। ये अपना एक चिंतन है। दूसरा ये है, हर आदमी के हाथ में लकीर है। कुछ लोगों के हाथ में लकीर है लेने की, कुछ हाथ में देने की, कुछ हाथ में ऐसी लकीरें जो देते हैं लेते हैं। उन दोनों को देख के जो अंदर उनकी प्रक्रिया होती है, दुखी होते हैं, तो वो हाथ मलते हैं, तो वो लकीर है। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर भगवान ने मौका दिया है, ये हम कुछ नहीं करते, अपने पुण्य उदय से हम देने लायक बनते हैं, और वही परमात्मा है जो हमें इतनी शक्ति देता है कि हम दें। और कभी कभी ऐसा है कि जो दिया है वो बढ़ता भी है और आगे भी और बढ़ते हैं। इसमें कभी कम मनमुटाव भी होता है, कभी हम अपने परिवार से देने में
चूक कर देते कि हम पूछते नहीं, अपने मर्जी से देते, तो वो थोड़ी सी मेरी तो वही बात मैं ममता जी से पूछने वाला था अभी, और आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। तो ममता जी, जब राजेश जी का मन होता है कहीं अनुदान देने का, कहीं अपना आर्थिक योगदान दे, तो उसमें आपकी प्रेरणा कितनी रहती है? क्या आपकी उसमें सहमति रहती है कि आप कहते हैं कि नहीं राजेश तुम जाओ और जितना देना है दो? कहीं कहीं वहाँ पे मतभेद होता है कि आपकी वहाँ पे सहमति होती है? दोनों होता है, होता तो नहीं है। ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि नहीं होता है, झूठ तो बोलूंगी नहीं। हाँ। और देना, मैं ये नहीं बोलती हूँ देना चाहिए, नहीं देना तो नहीं, पर एक लिमिट से देना चाहिए। सही वही बात। एक वर्क है बस। इनको दो, पर ये तो अनलिमिटेड है। तो आया लिखा ना तो लिख दे, ऐसे नहीं कि सोचूं घर पे पूछूं, ऐसा कुछ भी सोचेंगे नहीं। और जो भी आएगा उनको कभी मना भी नहीं करेंगे। क्या बात? कोई भी आओ, इनके हिसाब से कोई भी आओ, कोई भी संस्था कोई भी आओ, तो मना तो करना सीखे ही नहीं। भले ये कैसे भी दुखी होके भी देंगे, कैसे भी देंगे, पर देंगे उनको। तो मैं इनको यही बोलती हूँ, देना है कोई बात नहीं, दो, पर एक लिमिट से दो। पर एक लिमिट से दो, बस यही बोलते हैं मैं, और कुछ भी नहीं। इसी में इनको ये हमारी बस इसी में इतनी सी बात में मतभेद होती है, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं कभी बोलूंगी नहीं धर्म के लिए मत दो, ऐसा कभी भी नहीं बोलूंगी। धर्म के लिए दो, पर इतना जितना है उतना दो, ऐसा नहीं कि ओवर बाहर से लाके दो, ऐसा वैसा करके उल्टा सीधा वो मत करो। बस जितना अपनी देने की क्षमता उतना दो बस। एक बहुत ही सकारात्मक सोच यहाँ पे कि धर्म को आप आर्थिक योगदान दो, लेकिन उतना दो जितना आप सक्षम हो। और ये जो सोच है बहुत ही सकारात्मक सोच है। इस सोच के प्रति एक बार जोरदार से तालियां हो जाए। मैं कुछ पूछना चाहूँगी आपसे। बताइए। एक सक्सेसफुल पर्सन को क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करना चाहिए, उनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आप मुझे बताओगे? सक्सेसफुल का मतलब क्या है? सक्सेसफुल इन द सेंस आज आप जो हो चुके हो मीट। देखिए, हर आदमी के लिए सक्सेस अलग अलग है। एक छोटा सा बच्चा है, वो जब चलने लगता है उसके लिए वो सक्सेस है। एक आदमी जो 70 साल का है, वो हष्ट-पुष्ट बिना लकड़ी के चलता है, उसके लिए वो सक्सेस है। सक्सेस अलग आदमी, हर आदमी के लिए अलग अलग हो जाता है। किसी माँ के लिए अपनी बेटी की शादी करना सक्सेस है, किसी बाप के लिए अपना बेटा अपने साथ रहना वो सक्सेस है। तो हर आदमी की सक्सेस की क्राइटेरिया अलग अलग है। मेरे लिए मेरे मन को शांत रखना मैं सक्सेस मानता हूँ, अपने विचार को संतुलित रखना सक्सेस मानता हूँ। इन सब के बावजूद, इतने तनाव के बावजूद भी मैं अपने आप में मुस्कुराता हुआ सबके बीच में रहना, उसको मैं सक्सेस मानता हूँ। क्या बात और है? बाकी सक्सेस की परिभाषा हर आदमी के लिए बदलती जाती है, हर क्षण बदलता रहता है। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार से ताली हो जाएगी। तो राजेश जी, हमने आपके जीवन के बारे में जाना, आपके बचपन के बारे में जाना, आपने अपनी जीवन यात्रा कैसे शुरू की उसके बारे में जाना, और ये भी हमने जाना कि धर्म संघ के प्रति आपकी आस्था कैसे आगे बढ़ी। एक प्रश्न जो बार बार मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि धर्म की कोई ऐसी बात जिस बात को आप हृदय से मानते हैं, आपको आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का सानिध्य मिला, आचार्य श्री महाश्रमण जी का सानिध्य मिला, आपको कोई एक ऐसी विशेष बात जो आपको प्रभावित करती है और उसे आप अपने जीवन का गुरु मंत्र मानते हैं? एक मुक्तक मैं हमेशा लेता हूँ। यूँ तो हमने हजारों जन्म लिए, यूँ तो हमने हजारों जन्म लिए और एक जन्म मिला तो क्या, भीतर से जागना ही सही जन्म है, यूं ही अंधा बनकर जिया तो क्या। क्या बात है, क्या बात। वाकई हर व्यक्ति का नज़रिया धर्म के प्रति अलग अलग है। यहाँ पर भी आज पूज्य प्रवर का चातुर्मास है, लाखों लोग आते हैं, हजारों तादाद में आते हैं। कुछ लोग अपनी आत्मा के लिए आते हैं, कुछ लोग मिलने आते हैं, तो अपनी अपनी दृष्टिकोण है। मैं जहाँ तक धर्म को समझा हूँ, धर्म और संप्रदाय दोनों अलग अलग है। धर्म आत्मा का विषय है, संप्रदाय व्यवस्था का विषय है। जो आत्मा पर विषय रखता है वो प्रिय अप्रिय से ऊपर उठकर वो हित अहित में जीने लगता है। आज की जो श्रेणी है, यहाँ पर चिंतन करना चाहिए कि पूज्य प्रवर क्या चाहते हैं। पूज्य प्रवर हर आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हैं। हर आत्मा में वो शक्ति है कि वो अरिहंत बने, सिद्ध बने। तो हमारे हर आत्मा का जो लास्ट स्टेज है या डिमेंशन ऑफ सोल है, वो
अष्टकर्म को क्षय करके मोक्ष प्राप्त करना है। तो जब भी आप धर्म संघ में आते हैं या आपका यहाँ पर है, तो आप ये सोचिए कि मेरे कर्म कितने कर सके, कितने मैं अपने आत्मा को परमात्मा बना पाऊँगा। ये पहला आपका सोच रहना चाहिए। उसके बाद संप्रदाय की ओर जाना चाहिए। संप्रदाय में चाहे हम तेरापन धर्म संघ है, चाहे हम सभा में जुड़े हैं, चाहे हम किसी से जुड़े हैं, वो सेकेंडरी होना चाहिए। हम इस दोनों को जब आप अलग अलग करें तभी आपको मूल गुरुदेव का जो एनर्जी है आपको समझ में आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार से तालियां हो जाएंगी। तो अब जाते जाते आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे, जो यहाँ पे तमाम युवा आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, विश्व भर में जो देख रहे हैं, वो उनके लिए कोई एक विशेष संदेश आप देना चाहेंगे? वापस मैं मुक्तक के साथ ही प्रारंभ करता हूँ। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। क्या बात है। ऑन स्पॉट भी ये बोलना एक बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। हर बीज में वो ताकत है कि वो वृक्ष वृक्ष बन सके। तो हर जितने भी यहाँ पर दुनिया में आत्मा है, उनमें इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो कोई भी अपने आप को कम ना सोचे, कम ना आंके, और अपनी जो क्षमता है उसको 1000 गुना बनाए, और अपने अंदर ये शक्ति बनाए कि मैं कुछ कर सकता हूँ। कुछ ऐसा ना सोचे कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, और पॉजिटिव इज़ द की ऑफ सक्सेस। यही मेरी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। तो आपसे बहुत सारी बातें हुई पूजा जी। यस। बातें तो बहुत सारी हो गई, बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान हो गया, हमने इनके व्यक्तित्व को जाना। तो कुछ हंसी मजाक भी हो जाए। यस। हमारे साथ इनकी धर्मपत्नी भी है। हाँ, तो कुछ हंसी मजाक होगा और रैपिड फायर होगा। आपको इंस्टेंटली आंसर करना है। दोनों जो भी क्वेश्चन पूछूंगी दोनों को आंसर करना है, और थोड़ा हंसी मजाक है, और हर जवाब का आंसर देना है। ठीक है। तो मैं शुरू करूंगी आपसे। आप आपके पत्नी जी को प्यार से क्या बुलाते हो? मैं प्यार से ममता। प्यार से बुलाते हो? नाम ही चेंज नहीं किया। और आप? मैं तो कुछ नाम तो लेती नहीं हूँ, हेलो, बस कुछ भी बोलना होता है हेलो। हेलो। अच्छा, क्या बात है। अगर आपकी पत्नी जी आपसे रूठ जाती है तो आप किस तरह मनाते हैं? चुप हो जाता 2 दिन। ये सॉल्यूशन है? यही सोल्यूशन है। अच्छा। देखिए, नारी शक्ति के सामने बोल नहीं पाते, मौन ही सबसे बड़ा सूत्र है। आप मौन होकर चुपचाप बैठो, ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। या तो छोटा सा पानी पूरी है। और आप बताइए, अगर आपके पति जी आपसे रूठ जाते तो आप मनाते हैं या? ये तो पहले रूठते भी नहीं है, वही तो नहीं रूठते। ये तो कभी नहीं रूठते हैं। इनकी खासियत है, अगर लड़ाई भी हो जाएगी तो ये आके सामने से बोले। मैं तो नहीं बोलती हूँ, ये कभी भी नहीं। ये सामने से आके बोल जाएंगे, चल हो गई, चल छोड़ दें, अब एक क्या बात है। आपका फेवरेट हीरो कौन है? यही है। यही है। इनके अलावा? इनको शाहरुख खान पसंद है, मुझे भी शाहरुख खान, दोनों को सेम ही है। अच्छा, क्या बात है। तो एक ऐसी चीज जिससे आप डरते हो, प्लीज अभी ये मत बोलना कि मेरे। नहीं, मैं डरता हूँ आपसे। आप बोले अभी। देखिए, डर तो क्या है, ये अपने अंदर हम बिठा देते हैं, डर नाम। आप, ये डर वाली कोई चीज़ नहीं है, जब सब चीज़ फिक्स होता है। लेकिन अगर हम अपने मन में पहले से डर की बात रखते हैं तो डर डबल हो जाता है। इसलिए डर वाली कोई फीलिंग आनी नहीं चाहिए, और मैं डरता हूँ अपनी बीबी से। अगर आपको चांस मिले कि आप मिस यूनिवर्स से बात करें तो आप क्या बात करेंगे, क्या पूछेंगे? 1 मिनट मिलेगा आपसे उन्हें बात मिस यूनिवर्स से बात करना। यस। मैं यही पूछूंगा, आपके माँ बाप ने क्या खा के पैदा किया? और आप बताइए। और मैं हाँ, आप। अगर आपको चांस मिलता है मिस यूनिवर्स, अगर आप देखते हैं कि आपके पति जी और मिस यूनिवर्स बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो क्या थॉट आएगा एट दैट मोमेंट? मैं भी ऐसे होती शायद। यूनिवर्स, हाँ, मिस यूनिवर्स कोई भी बनना चाहता है, क्यों नहीं बनना चाहेगा, वो तो है ही है। तो देख के जलन तो होती है किसी को भी। अगर आपको 1 मिलियन की लॉटरी लग जाती है तो आप उस पैसों का क्या करोगे? दान। देखो, 1 मिलियन अगर मिले
तो मेरा बस है। सोच एक ही है कि इस पृथ्वी में आज की जो समस्या क्या है, चाहे शिक्षा को ले लो या चिकित्सा को ले लो या ऐसी कोई भी समस्या जो आज ज़रूरत है लोगों को, उस पर मैं वहाँ पर लगाने की कोशिश करूँगा। समस्या कुछ भी हो सकती है। ओके, रैपिड फायर का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपकी पत्नी जी आपसे रूठ जाती है तो आप कौन सा गाना गा के उन्हें मनाते हैं? अगर आप हम आपको ये कहे एक गाना आपको यहाँ पे गा के पूजा सबके सामने जी, दिखाना है। एक गाना नहीं, ये तो हजारों गाने गा देंगे। इन्होंने कहा था ये बहुत अच्छे सिंगर सिंगर है, है, यस। तो हो जाए कुछ अपनी पत्नी के लिए। याद ही नहीं आ रहे। ऐसे कैसे, आप तो सिंगर हो। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरे बाहों में मर जाए हम। क्या बात है, क्या क्या बात बात है। और सेम आपके लिए एक सॉन्ग गाना। डेडिकेट करना चाहोगे? भला है मुझे सा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। क्या बात है, क्या बहुत बात बढ़िया। है। जोरदार तालियां। तो राजेश जी, आप यहाँ आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा। और ममता जी, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये बुक हम उनको देना चाहेंगे। तो एक बार Thank you so much for coming and inspiring a lot of youth. Thank you so much. एक बार जोरदार से ताली हो जाए।